नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। तो हम गाइस कंटिन्यू कर रहे हैं 11th क्लास की पॉलिटी का सेकंड चैप्टर जो कि है भारतीय संविधान में अधिकार। इसके 5 पार्ट ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस लेक्चर में हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है, जो कि है पार्ट 6। सो गाइस, आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके साथ ही हम बात करेंगे नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, किन किन चीजों को, किन किन प्रोविजंस को नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। और साथ ही लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हम बात करेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में। हम फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह कवर कर चुके हैं पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। जिस तरह से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे ही इंडियन सिटीजन्स की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जिनको हमें आज डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो गाइज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या। होता क्या है कि जिस तरह से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, डेली लाइफ में सरवाइव करने के लिए, ठीक उसके विपरीत, ठीक उसके ऑपोजिट स्टेट के पास यानी गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से है। ठीक है, राज्य की भी सरकार और केंद्र की भी सरकार। तो राज्य के पास यानी सरकार के पास भी कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है। सवाल आता है कि ऐसा क्यों। सो गाइज, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उनके सामने एक ये चुनौती थी कि वो कैसे राइट्स को और गवर्नमेंट की ड्यूटी को यानी गवर्नमेंट के वर्क को कैसे बैलेंस करें। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करती है कि हमारे राइट्स वॉयलेट हो जाते हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करती है जिसमें हमारे राइट्स का ध्यान भी नहीं रखा जाता। और ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता थी कि आजाद भारत में यानी आजादी के बाद, फ्रीडम के बाद, गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा काम करते वक्त जनता के कल्याण के लिए। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र होता है हमारे संविधान में। अब सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी गवर्नमेंट के सामने, जो कि आज भी है, वो है सभी लोगों का कल्याण करना, सभी लोगों का वेल बीइंग, यानी कि सभी लोगों के लिए ऐसे काम करना। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, जो भी काम होगा वो मैक्सिमम लोगों के फेवर में होना चाहिए। सभी के तो नहीं, बट एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों के फेवर में होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आज भी है और कालांतर में रही है। यानी पूरे टाइम पीरियड में, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक, ये समस्या गवर्नमेंट के सामने बनी रहती है कि वो कुछ भी जब काम करे, कोई भी एक्शन ले, तो वो सभी लोगों का ध्यान रख करके उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करे। और ये चुनौती पहले भी थी और आज भी है। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए, इन्हीं चैलेंजेस से निपटने के लिए स्टेट प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट बनाए गए या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये भी सोचा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए सॉल्यूशन क्या होगा। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा फेस करती है तो उस चैलेंज को निपटाने के लिए, उस चैलेंज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ टूल होना चाहिए, कुछ वेपन होना चाहिए। तो उस वेपन के तौर पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये गवर्नमेंट को एक तरीके से डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें किस तरह से कैसे काम करना है, किस समस्या के लिए या फिर सोसाइटी के वेलबींग के लिए। अब बात आती है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं चाहता था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी ये भी नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स की वजह से बाउंड हो जाए, यानी उनके हाथ बंध जाएं देश के लिए, जनता के लिए कुछ काम करने से। क्योंकि अगर प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया जाता, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा कठोर बना दिया जाता, तो वो सरकार को बहुत से काम करने से रोक सकते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते थे जिसमें गवर्नमेंट कुछ करना तो चाहती, बट स्टेट की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं या जो पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से वो
वो काम नहीं कर पाती जो उन्हें एक्चुअल में सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनके पास कोई डायरेक्शन हो, कुछ रिटर्न में हो उनके पास, जिसको फॉलो करके वो देश के लिए काम करें। तो इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बने, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बने। आगे देखते हैं कि इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट रखी गई जिसके अंदर ये चीजें बताई गई, वो चीजें बताई गई जिससे ये क्लियर होता है कि गवर्नमेंट को किस तरह से क्या क्या काम करना है सोसाइटी के वेलबींग के लिए। लेकिन जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हम सभी के पास हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन खुद इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उसके अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव नहीं किए जा सकते, उनको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिकली लीगल हैं। ठीक है, उनको वॉयलेट नहीं किया जा सकता, उनको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, हमें भी और सरकार को भी। लेकिन सरकार के लिए इन दिशा निर्देशों को मानना जो है कि मैंडेटरी नहीं किया गया है कि वो इसको प्रॉपर फॉलो ही करेंगे। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारी स्टेट पॉलिसी की, वो पूरी तरीके से बाध्यकारी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, वो उससे बंधा हुआ नहीं है, सरकार उससे बंधी नहीं है कि उसे वो फॉलो ही करना है। और यही रीजन है कि वो कानूनी रूप से लागू नहीं होता है, वो बस एक गाइडेंस है। ठीक है, वो एक गाइडेंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देता है, एक तरीके का सजेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देता है कि आप कुछ भी काम करने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखें, और इन चीजों को, इन तत्वों को, इन सिद्धांतों को ही ध्यान में रखते हुए आप कोई भी एक्शन सोसाइटी के अंदर लें और उसे इम्प्लीमेंट करें। यानी कि संविधान में नीतिगत दिशा निर्देशों की जो एक अलग से सूची, एक लिस्ट जो शामिल की गई, उन्हें ही कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। A separate list of policy guidelines include in the constitution, and this list of these guidance is called the directive principles of state policy. लेकिन इनको मानना सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सरकार इनको फॉलो करते हुए ही सारे काम करे। कई बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जब सरकार को इन नीति निर्देशक तत्वों को दरकिनार भी करना पड़ता है, अवॉइड भी करना पड़ता है और सोसाइटी के लिए काम करना पड़ता है। सो गाइस, अब देखते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हैं क्या क्या, या फिर किन किन पॉइंट्स को, किन किन बातों को, किन प्रिंसिपल्स को हमारे डीपीएसपी में शामिल किया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी में किन किन चीजों को शामिल किया गया है, कौन कौन सी चीजें डीपीएसपी का हिस्सा हैं, वो हम देखते हैं। जो डीपीएसपी है यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। पार्ट 3 पूरा फंडामेंटल राइट्स का है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, जो बेस्ड है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स पर। यानी कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, वो समाजवादी, गांधीयन, उदारवादी है। यानी कि उदारवाद, गांधीयन फिलॉसफी, सोशलिस्ट फिलॉसफी को बेस बना करके इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, जिससे कि सरकार सही तरीके से सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए काम कर सके। जो आर्टिकल 36 है पार्ट 4 का, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 टू 51। और उन प्रिंसिपल्स का जो नेचर है, जो बेस है, वो है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल, यानी कि समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। नाउ, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये बेसिकली इनमें 3 बातों को रखा गया है। अगर हम सारे आर्टिकल्स को समराइज करें तो 3 चीजें निकल करके सामने आती हैं, जिसके बेस पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और जिन चीजों के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, डीपीएसपी के अंदर बात की गई है। वो 3 चीजें क्या हैं?
सबसे पहली चीज जो आती है वो है द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, यानी कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट को उन सारी चीजों पर फोकस करते हुए काम करना है जो ये प्रूफ करते हैं या फिर जो ये एज अ रिजल्ट हमारे सामने पेश करते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य समाज के लिए क्या है। यानी कि गवर्नमेंट का किया गया कोई भी काम देश के समाज के लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि देश आगे बढ़े, जनता का विकास हो। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं। वो सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। इस वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया, जिससे कि उन चीजों को भी हमारे वेल बीइंग में, हमारे डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जा सके और गवर्नमेंट उनके ऊपर भी काम कर सके। जो अधिकार हमें संविधान देते हैं वो तो डायरेक्ट हमारे पास है, ठीक है, उनको हम यूज करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो उनके अंदर शामिल नहीं है। तो उसके लिए ही डीपीएसपी जो है बनाया गया, और उनका जो फोकस है, जो लक्ष्य है, वो उद्देश्य है, वो है हमारे समाज का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। इसके साथ ही जो सेकंड पॉइंट है वो है कुछ ऐसे अधिकार जिनका व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भी आनंद लेना चाहिए, यानी कि सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। सरकार कुछ ऐसे काम करे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे लिए फायदेमंद हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए यानी कि सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। ये वो 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा हैं, और इन्हीं 3 टॉपिक्स, इन्हीं 3 पॉइंट्स के को बेस बना करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बनाई गई हैं। अगर हम डीपीएसपी को समराइज करेंगे तो हमारे सामने ये 3 बिंदु, ये 3 पॉइंट्स निकल के सामने आएंगे कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए, कुछ ऐसे अधिकार जिनका व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भी आनंद लेना चाहिए, कुछ ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए। कुछ ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए का मतलब है कि सरकार को काम करते वक्त किन किन चीजों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी पॉलिसीज अपनानी है और किस तरह के नेचर के साथ काम करना है। उन्हें किसी पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन के लिए काम ना करके सबके लिए काम करना है। उन्हें कुछ ऐसा नहीं करना है जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को खत्म करे। उन्हें कुछ ऐसा नहीं करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करे। उन्हें कुछ ऐसा नहीं करना है जो जनता के लिए सही ना हो। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो एक बार एक नज़र हम इस पे भी डाल लेते हैं कि ये तो 3 पॉइंट्स हो गए जिनको हम समराइज करते हैं अपने सारे डीपीएसपी को स्टडी करने के बाद। अगर हम डायरेक्टली बात करें कि डीपीएसपी में किन किन चीज़ों को रखा गया है, तो अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों का कल्याण और समाज की आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था, यानी कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस इस्टेब्लिश करना, लोगों का कल्याण करना, यानी लोगों का वेलफेयर करना। इसके साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। अब फंडामेंटल राइट का यूज करके हम अपने आप को डेवलपमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो हमें हेल्प करे, सपोर्ट करे हमारे डेवलपमेंट में। हमारे फंडामेंटल राइट्स यूज करने के बावजूद वो कुछ ऐसी चीजें, ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज लेके आए जो हमें हेल्प करें हमारे डेवलपमेंट में। और इसके साथ साथ जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के अंदर, चाहे वो जॉब हो या फिर कोई कोई भी रिसोर्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे कि जॉब हो गई या फिर एजुकेशन हो गया। ये वो चीजें हैं जिसकी हेल्प से हम अपने आप को ग्रो करते हैं। तो इन चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर तरीके से इसका वितरण करना समाज के अंदर, जिससे कि सभी लोग इनका इस्तेमाल कर सकें। और इंटरनेशनल पीस एस्टैब्लिश करना और नेशनल पीस भी स्टैब्लिश करना, यानी कि राज्य के स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना सरकार की ड्यूटी बन जाती है। और जो नीतियां, यानी कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट यूज करती है, वो ध्यान रखा उसके अंदर ये देखा जाता है कि वो जो नीतियां हैं वो हमारी ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट ना करें। तो वो गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लेके आए जो हमारे राइट्स को वॉयलेट किया बिना हमारा डेवलपमेंट करें और हमारे फेवर में काम करें। और कुछ ऐसी चीजों को खत्म करना
या कुछ ऐसी चीजों पर रोक लगाना जो समाज के लिए सही नहीं है। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। हम ये कह सकते हैं कि भाई हम तो अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, हम शराब जो है उसका सेवन करेंगे, वो यूज करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को पता है और एक आम आदमी को भी पता है कि वो चीजें सोसाइटी के लिए सही नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल अल्कोहल कंज्यूम करता है तो आज नहीं तो कल उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऐसी चीजों को सोसाइटी से दूर रखने की कोशिश करती है। जैसे कि हम बिहार में देखते हैं, गुजरात जो कि एक ड्राई स्टेट है, बिहार जहां पर अभी हाल ही में लगभग 7-8 साल पहले रूल बना कि पूरी तरह से वहां पे अल्कोहल जो है वो बैन कर दिया गया है। तो वहां पे लोगों ने आवाज भी उठाई थी कि भैया हमारा तो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम, हम अपनी आजादी से अपनी मर्जी से ड्रिंक कर रहे हैं, तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं। तो नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट थी उसने कोर्ट में यही दलील दी थी कि हमने ये कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत बनाया है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने नागरिकों को गलत रास्ते पर जाने से रोकें, और यही रीजन है कि उन्होंने अल्कोहल को बैन किया है। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, जैसे कि कुछ स्ट्रे डॉग्स को लेकर के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे एनिमल्स को लेकर के रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जिससे कि हम उनकी भी देख रेख कर सकें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और ग्राम पंचायत जो होती है, यानी कि हमारी जो पंचायत व्यवस्था है, पंचायत सिस्टम जो है, उसको इंश्योर करना कि वो सोसाइटी में सही से इम्प्लीमेंट हो। इसी के तहत 73rd और 74th अमेंडमेंट करके पंचायती राज व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। और साथ के साथ ऐसे अधिकार भी डीपीएसपी में, ऐसे राइट्स भी शामिल हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा किया जा सकता है। यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए तो आप कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसके अलावा डीपीएसपी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें गवर्नमेंट हमें देती है जिसके लिए हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि पर्याप्त जीवन यापन, यानी कि एक सही जिंदगी जीना, सही कंडीशन में अपनी डेली लाइफ को लिव करना, सरवाइव करना। और तो और विमेन्स और मेंस को समान, यानी इक्वल पेमेंट देना इक्वल काम के लिए। हालांकि हमारा फंडामेंटल राइट है समानता का, बट वहां पे ये चीज नहीं आती है। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर कर देती है कि भैया अगर मेल हो या फीमेल हो, अगर वो सेम ऑफिस में सेम टास्क पे काम कर रहे हैं, सेम टीम में काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी सेम होगी, डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर नहीं होगा। और उसके साथ साथ काम का अधिकार, सबको काम का अधिकार गवर्नमेंट देती है, राइट टू वर्क, कि सभी को जॉब और काम करने की आजादी है। और हमने देखा था कि हमारे पे शिक्षा का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में, जो हमें पढ़ने के लिए बताता है कि भैया 14 साल तक के सभी लोगों के लिए एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी होगी, और गवर्नमेंट की स्कूल्स कॉलेजेस में उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। लेकिन छोटे बच्चों का क्या? तो छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत वो क्रिएट करते हैं आंगनवाड़ी व्यवस्था, जो कि गांव में और इवन शहरों में भी देखी जाती है। तो ये थे कुछ डीपीएसपी के फैक्ट्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के लिए। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करना है, एक इंडिविजुअल को उसकी रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है, ताकि दूसरा बंदा भी उसको सही से यूज कर सके। लेकिन उसके अलावा हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। लेकिन हाँ, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो मानने के लिए हम बाध्यकारी, मतलब देखा जाए तो नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को मानने के लिए हर एक इंडिविजुअल जो है बाउंड है, उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन मौलिक कर्तव्य एक तरीके के सजेशन है, सेम एज डीपीएसपी, जो हमें दिए गए हैं, जो हमें फॉलो करने चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होने के नाते हमें उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये एक तरीके की ड्यूटीज हैं, एक तरीके के सजेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को देता है कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको इन चीजों को भी फॉलो करना है, जिससे कि सोसाइटी के अंदर एक हैप्पीनेस बनी रहे, पीस बना रहे, और सोसाइटी ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। तो वो क्या क्या चीजें हैं? देखिए, 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ जिसको बोला जाता है संविधान का 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुआ 1976 में। इस अमेंडमेंट के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हुए, कुछ बदलाव हुए। उन बदलावों में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था, वो था हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना। अब इसके अंदर 10 ड्यूटीज हैं, 10 कर्तव्य हैं जिनके बारे में बताया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इसके साथ साथ
जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक सिटीजन के रूप में हमें ये बताती हैं कि अगर आप इंडिया का सिटीजन हैं, अगर आप यहाँ के नागरिक हैं, तो आपको इनका पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। सभी नागरिकों के अंदर, यानी जो हमारे अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, सबके अंदर एक भाईचारे की भावना हो, बंधुत्व हो, यानी कि एक फ्रेंडली नेचर के साथ एक दूसरे को टैकल करना है, एक दूसरे को ट्रीट करना है। इसके साथ साथ नेचर जो है, हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमें उसकी रक्षा करनी है। इसके साथ साथ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ये किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। नाम लगभग सेम है दोनों का, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। मौलिक वर्ड का मतलब जो दोनों में सेम है, उसका मतलब ये नहीं निकलता कि ये सेम एज इट इज मौलिक अधिकार ही है। ठीक है, तो इनके होने ना होने से हमारे फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि 1976 तक तो ये नहीं थे। उससे पहले भी फंडामेंटल राइट्स को यूज किया जा रहा था, एक्सरसाइज किया जा रहा था, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ये 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने, उसके बाद भी चीजें सेम ही रही। बस हाँ, ये है कि हमारे जो कर्तव्य है, हमारा बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ नागरिक, हमारी जो ड्यूटीज है वो कुछ बढ़ जाती हैं। हमें अब एक सजेशन मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि देश की रक्षा यानी कंट्री की सिक्योरिटी, भाईचारा यानी कि फ्रेंडली नेचर विद ईच अदर, एंड पर्यावरण की रक्षा, एनवायरनमेंट को सेफ एंड सिक्योर रखना, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान ना पहुंचाना, देश का जो झंडा है उसका सम्मान करना, देश का जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी इज्जत करना। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी करंट में जो एक नया कानून बना है कि अब जो आपको पता होगा, जो हमारी मूवी हॉल्स हैं, जहाँ पे जो हमारे सिनेमा हॉल्स हैं, वहां पे मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाया जाता है उसके रिस्पेक्ट के लिए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर इंक्लूड है। सो गाइज, फिलहाल आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच का कनेक्शन समझेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।